सब स्टूडेंट्स का Yes, ma'am. Yes, ma'am. बाकी पेपर्स कैसे हुए? मैम अच्छे हुए हैं। मैम बाकी बहुत अच्छे हुए हैं। बाकी बहुत अच्छे हुए हैं, इसमें या इसके अलावा? नो मैम, इसके अलावा। इसके अलावा क्यों? ये क्यों नहीं अच्छा हुआ आप लोगों का? मैंने मैम तो पेपर मुश्किल था। बहुत ज्यादा इजी बनाया था। मैम मुश्किल था। मैम ये तो सबसे इजी था। मैम इजी था पेपर। अब आप लोगों की अपनी स्टेटमेंट्स हैं, किसी को बहुत इजी लगता है, किसी को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन अपनी तरफ से मैंने बहुत ही इजी बनाया था। मैम ये सिलेबस एनुअल में इन्वॉल्व होगा, ये जो मिड्स का था। हाँ जी बेटा, ये सिलेबस ऑलमोस्ट, अगर तो आपका एमसीक्यूज टाइप का होगा तो सारा सिलेबस शामिल होएगा आपका फाइनल टर्म में। ओके मैम। और अगर मैम फिजिकल हुआ तो फिर ये नहीं इंक्लूड होगा? फिर भी होगा, फिर मैं बताऊंगी कि कुछ पोर्शन उसमें से हम स्किप करेंगे। ओके मैम। मैम जो एक्सरसाइज में से जो हमारे क्वेश्चन हमसे नहीं हुए वो उनका क्या करना है? उनको भी देख लेंगे जब जरूरत पड़े, क्योंकि इस टर्म में इतनी जरूरत नहीं होती उनकी, लेकिन अगर अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कुछ नहीं भी होते तो कोई मसला नहीं है उसमें। ठीक, ठीक है। ओके मैम। मैक्सिमम स्टूडेंट्स हो तो अटेंडेंस लगा लीजिएगा। मेरा ख्याल है रीटेक वाले स्टूडेंट्स आपकी क्लास के साथ नहीं होते हैं ना, वो मॉर्निंग के साथ होते हैं शायद, मैं उनका वेट कर रही थी। अच्छा, आपकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी बनती है? स्टूडेंट्स टोटल स्ट्रेंथ आपकी 55 या 60 है? 55 है मैम, ऑलमोस्ट 55। बट 51 ज्वाइन करते हैं मैम। अच्छा जी, ठीक है। ओके, कुछ फंक्शन से डेरिवेटिव का जो ग्राफ है उसको हमने कुछ प्रीवियस क्लास में डिस्कशन उसकी की थी, कुछ ये एक और ग्राफ हमारे सामने है। तो सबसे पहले तो ग्राफिकल अप्रोच में जहां पर भी आपकी टेंजेंट्स लाइन होती हैं वहां पे आपको पता होना चाहिए कि जो डेरिवेटिव है वो जीरो होता है। जहां पर भी आपकी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट ड्रा होती है वहां पर डेरिवेटिव का जो ग्राफ है वो जीरो हो जाता है। लाइक ए के ऊपर आपका जीरो है, बी के ऊपर भी आपका जीरो है जो कि हमें बी प्राइम में शो हो रहा है, और सी के ऊपर भी हमारे पास जो है वो डेरिवेटिव जो है वो जीरो है। फंक्शन यहाँ पे डिक्रीजिंग फॉर्म में जा रहा है, इट मींस सारी जो हमारी स्लोप्स हैं वो नेगेटिव स्लोप्स हैं जो कि हमें फील हो रहे हैं। उसके बाद ए से हमारी जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फॉर्म में जाके बी पे दोबारा जीरो हो जाता है, तो ए से इंक्रीजिंग फॉर्म में जाते जाते वो बी पे दोबारा जीरो हो जाता है। बी के बाद आपका फंक्शन अगेन डिक्रीजिंग फॉर्म में जाके सी के ऊपर दोबारा जीरो होता है, और सी के बाद हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फॉर्म में मूव कर रहा है, मींस हमारी टेंजेंट्स जो है वो पॉजिटिव या हमारे स्लोप्स जो है वो पॉजिटिव होना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये थोड़ी सी एक दो क्वेश्चंस की डिस्कशन थी, इसको मेरा ख्याल है प्रीवियस भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, इफ f of x equal to x cube minus x, find the formula for f prime of x। illustrate this formula by comparing the graph of f and f prime। इस फार्मूला को यूज करते हुए उसने कहा f और f prime के ग्राफ को कंपेयर करें। तो जो फंक्शन है उसका ग्राफिकल अप्रोच आपको पहले से पता है कि हम किस तरह से देते हैं। ये हमारे पास चूंकि पावर फंक्शन इसको हम बोल सकते हैं, और या हम इसको पोलिनोमियल फंक्शंस का नाम भी दे सकते हैं। x की पावर्स जब भी पावर फंक्शन में क्यूब की फॉर्म में होगी तो आपको पता था कि आपकी ग्राफिकल अप्रोच जो है वो इसी तरह से है। उसमें हमने एक वेरिएबल जो है वो माइनस किया है, तो भी ग्राफिकल अप्रोच जो है वो आपकी इसी तरह से बनती है।
ओके, अब यहाँ पर भी आपको पता है कि जो आपकी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है वो इस पॉइंट के ऊपर भी आपकी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट जो है वो ड्रा हो रही है और इस पॉइंट के ऊपर भी हमारी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट जो है वो ड्रा हो रही है। तो इस पॉइंट के ऊपर भी ये जीरो हो जाएगा, इस पॉइंट के ऊपर भी जीरो हो जाएगा। सबसे पहले तो हमने एफ प्राइम ऑफ एक्स का जो फार्मूला है वो फाइंड आउट करना है। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स हम किस तरह से फाइंड करते हैं, हमने पीछे इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, लिमिट एज अप्रोचेस टू जीरो। जी निम्रा, क्या क्वेश्चन है आपका? सॉरी मैम, गलती से हो गया। लिमिट एज अप्रोचेस टू जीरो एफ इनटू एक्स प्लस, वैसे ये मुझे याद आ रहा है कि मैंने कोई काम आप लोगों को दिया हुआ था करने के लिए, किया था कि नहीं? नो मैम, नहीं दिया था। मैम मैम आपने सिर्फ पार्ट 1 दी थी, मैंने आपको सेंड कर दी है, जीआर को कहा। ओके ओके बेटा, मैं अब आपको ना, आप इस लेवल पे आ गए हैं कि अब आपको मैं कुछ काम खुद से करने को दे दूंगी कि आप कर सकते हैं, ठीक है? आज से मैं देना शुरू कर दूंगी, क्योंकि दूंगी तो फिर हमारा जो पूरा कोर्स है वो कवर होगा। ओके, तो जितना काम मुझे लगेगा कि आप खुद कर सकते हैं वो मैं आपको आज से करने के लिए दिया करूंगी, ठीक है? ओके ओके मैम। ओके मैम। ओके ओके मैम। सो f into x plus h minus f into x over h, ये फार्मूला फेमिलियर है इससे कि हम डेरिवेटिव का फार्मूला जो है वो कैसे लिखते हैं या हम कैसे डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा बेसिक फंक्शन है, x में x plus h रिप्लेस हो जाएगा तो x plus h क्यूब बन जाएगा माइनस प्लस h इंटू माइनस f इंटू x, हमारे पास क्या x क्यूब माइनस x ओवर h। इसको सॉल्व करें, सोल्यूशन फाइंड आउट करें। क्यूब का फार्मूला आपको पता है, इसी फॉर्म में ओपन होता है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर एच प्लस 3x एच स्क्वायर प्लस एच क्यूब। ये हमने तो अपने टाइम पे याद किए हुए थे, आप लोगों ने भी होप्स होके याद कर लिए होंगे। क्यूब कैसे ओपन होता है, स्क्वायर कैसे ओपन होता है, पावर 4 कैसे ओपन होती है, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अगर नहीं भी डिस्कस किया तो हो सकता है हमारा बाइनोमियल थ्योरम आगे कहीं कैलकुलस के अंदर डिस्कस हो। ओके, सो माइनस एक्स माइनस एच और यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स, इसमें से जो वैल्यूज कैंसिल होती हैं, कैंसिल करने के बाद हमारा फंक्शन जो है वो हमें जो डेरिवेटिव दे रहा है वो 3x स्क्वायर माइनस 1 दे रहा है। अब हमारा डेरिवेटिव हमें ये बता रहा है कि हमारा जो फंक्शन है वो एक पैराबोला टाइप फंक्शन है, जिसमें हम x के साथ कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें से कुछ माइनस करेंगे तो 1 यूनिट वो नीचे मूव कर जाता है। ओके, हमारे पास यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग भी हम अपनी सिचुएशन जो है वो चेक कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट f से f प्राइम का ग्राफ बनाना चाहें तो भी हमें पता है कि एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर जीरो है, तो हमने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ले ली है जो हमें जीरो बता रही है। यहाँ से भी हमने अपनी एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लिया, वो इस पॉइंट पे एग्जैक्ट हमें आके जीरो बता रही है। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग फॉर्म में जा रहा है। इट मींस हमारे जो स्लोप्स हैं वो पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पर भी हमारा जो डेरिवेटिव है वो इंक्रीजिंग फॉर्म में आ रहा है, माइनस की बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ आ रहा है, मींस हमारे स्लोप पॉजिटिव है। ओके, इसके बाद यहाँ पे एग्जैक्ट आके वो जीरो हो चुका है, ये हमारा जीरो पॉइंट है। उसके बाद आगे जो फंक्शन है वो हमारे पास डिक्रीजिंग फॉर्म में जा रहा है। ओके, डिक्रीजिंग फॉर्म में जाने के बाद इस पॉइंट पे आके वो दोबारा से इंक्रीजिंग फॉर्म में जा रहा है। इंक्रीजिंग फॉर्म में इस पॉइंट पे आके वो दोबारा जीरो हो चुका है, जो कि हमें यहाँ नजर आ रहा है। और इस जीरो के बाद हमारा फंक्शन जो है अगेन इंक्रीजिंग फॉर्म में जा रहा है, जो कि हमें यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम। जी मैम। यस मैम। ओके Okay, we use the graphing device to graph f and f prime in figure 3. So आप डायरेक्ट अपना ग्राफ जो है f से f प्राइम का, f प्राइम को फाइंड आउट करने के बाद भी बना सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट आपको कहा जाए कि आपने वर्बली इसको बताना है कि ये कैसे इस ग्राफ से इस ग्राफ पे हम मूव किए हैं, तो भी आपको पता होना चाहिए कि कब आपके स्लोप्स जो है वो पॉजिटिव होते हैं, कब आपके स्लोप्स जो है वो नेगेटिव होते हैं। जैसे ही आपका फंक्शन इंक्रीजिंग फॉर्म में जा रहा होता है तो आपके स्लोप्स पॉजिटिव होते हैं, जैसे ही हमारा फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग फॉर्म में जा रहा होता है तो हमारे स्लोप्स जो है वो नेगेटिव हो जाते हैं। तो हम इसको देखते हुए भी अपना ग्राफ जो है वो ड्रा कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये छोटे छोटे फंक्शंस हैं तो आप इजीली इनका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हो। डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद इनकी ग्राफिकल अप्रोच जो है वो आप दे सकते हैं। So we use graphing device to graph f and f prime in figure 3. Note that f prime of x is equal to 0 when f has horizontal tangent. हम ये देख सकते हैं कि f prime जो है वो वहां पर जीरो हो जाता है जहां पर horizontal tangents ड्रा होती है, और horizontal tangent यहाँ पे ड्रा हो रही है और यहाँ पे ड्रा हो रही है हमारे पास। And f prime of x is positive when the tangents have positive slope. f prime of x जो है वो पॉजिटिव हो जाता है जब हमारी टेंजेंट्स जो है उनका पॉजिटिव स्लोप होता है, और ये नेगेटिव हो जाता है जब हमारे पास स्लोप्स जो है वो नेगेटिव होते हैं। So these graphs serve as the check on our work in part A. हम part A को यूज करते हुए भी अपने ग्राफ जो है उनको चेक आउट कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है f of x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f स्टेट्स द डोमेन ऑफ f प्राइम। f प्राइम की डोमेन जो है उसको भी आपने बताना है। जो फंक्शन गिवन है वो हमारे पास ये है। So we have to first of all we have to find out the derivative of f. F का derivative find करना by using the formula of differentiation. So f prime of x limit h approaches to 0 f into x plus h minus f into x over h. Okay. वैल्यू पुट कर दी हमने x plus h minus x over h। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया है, रेशनलाइज किया है न्यूमिनेटर के साथ। जब भी रैशनलाइज करते हैं न्यूमिनेटर के साथ या डिनोमिनेटर के साथ, तो आपको पता है हमारी वैल्यूज में जो हमारा साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। सो अब हमने क्या किया है, x प्लस एच माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये आपके पास क्या आ जाता है x प्लस एच माइनस एक्स, और यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन आपने कर लिया है तो ये आ गया आपके पास। ओके, so लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x से x कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, नीचे सिर्फ वैल्यूज रह जाएंगी आपकी ये वाली। तो ये आपके पास क्या गया 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। अब ये हमारे पास f प्राइम है, तो f प्राइम की डोमेन क्या होगी? f प्राइम की डोमेन हमें क्लियरली नजर आ रही है कि कहां पर हमारा फंक्शन जो है वो इन्फिनिट हो रहा है। जीरो पुट करते हैं जैसे ही हम अपनी डोमेन में, तो हमारा फंक्शन जो है वो इन्फिनिट हो रहा है। तो हमारा फंक्शन दो इंटरवल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एक माइनस और एक पॉजिटिव में। लेकिन चूंकि माइनस की कंडीशन तो हम स्क्वायर रूट के अंदर यूज ही नहीं कर सकते। अगर सिर्फ x होता तो फिर हम माइनस के इंटरवल को यूज करते, लेकिन चूंकि स्क्वायर रूट है यहाँ पर तो हम पॉजिटिव इन्फिनिट की तरफ ही मूव करेंगे। तो अब हमारा f प्राइम का जो इंटरवल है वो 0 टू इन्फिनिट हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। ओके, अच्छा जी, जब हमने f के ग्राफ को देखा तो f का ग्राफ हमने बहुत दफा पीछे डिस्कस किया है। हमें क्लियरली पता है कि जो f इंटू एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x है उसका ग्राफ हमेशा इस शेप में होता है, ऐसे ही है। अब हमने डिस्कस करना है ग्राफ को, f प्राइम के ग्राफ को। तो f प्राइम का ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि जीरो पे ये इन्फिनिट की तरफ मूव कर रहा है। यू कैन सी दैट इन्फिनिट जीरो के ऊपर हमें ये एक वर्टिकल क्या देता है, एसिम्पटोट्स देता है, ऐसा ही है, वर्टिकल एसिम्पटोट शो हो रहा है आपका। ओके, उसके बाद हमने इसमें डोमेन की पॉजिटिव वैल्यूज पुट की हैं 1 2 3 अप टू सोन इन्फिनिट की तरफ मूव किए हैं। तो हमारा फंक्शन जो है वो एज वेल एज हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, या हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 0 के अलोंग भी मूव करना शुरू हो गया है। सो इफ यू फाइंड आउट योर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स या वर्टिकल एसिम्पटोट्स, तो इस ग्राफिकल अप्रोच से आप अपना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एसिम्पटोट्स दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। That is the graphical approach of f prime of x is equal to 1/2 square root of x. नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है, फाइंड f प्राइम इफ f of x इक्वल टू दिस। सो बेटा ये आप लोग खुद जरा देख लें, कोई प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम अदर नोटेशंस की तरफ जाते हैं। एग्जांपल नंबर 4 को एक दफा आप देख लें सारे। ओके, मैम जो फंक्शन की डोमेन होती है, यानी उसका जो डेरिवेटिव की डोमेन लेते हैं, ये जो ऊपर एग्जांपल पड़ी है इसमें डेरिवेटिव की डोमेन 0 पे डिफाइन नहीं थी और फंक्शन की 0 पे डिफाइन थी। मैम ये हमेशा ऐसा ही होता है, यानी फंक्शन पे की डोमेन ज्यादा होती है और इसकी कम? फंक्शन तो 0 पे डिफाइन है ना, और ये डोमेन डिफाइन नहीं है 0 पे, और इसकी डेरिवेटिव डिफाइन नहीं है। मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, f प्राइम जो है itself is the function. ओके, सो f अपनी डोमेन पे डिपेंड करेगा, f प्राइम अपनी डोमेन पे डिपेंड करेगा, बिकॉज इट इज itself a function। ये भी एक फंक्शन है। ओके, f prime does not depend on the domain of f of x. Okay? ओके मैम।
जैसे ही आप अपनी एग्जाम्पल कंप्लीट कर लें मुझे बता दीजिएगा। मैम इसका ग्राफ नहीं है। बेटा जिसका ग्राफ उसने कहा बना दें, जिसका ग्राफ नहीं है तो नहीं बनाए, जरूरी नहीं होता। ग्राफ की बेसिकली अंडरस्टैंडिंग तो हमने उसमें देखनी थी ना फर्स्ट चैप्टर में कि ग्राफ क्या है। अब जरूरी नहीं होता कि हर फंक्शन का आपको ग्राफ कहा जाएगा, तो जहां जरूरत होगी वो बता देंगे, जहां नहीं जरूरत मोस्टली अवॉइड करते हैं बहुत ज्यादा लंबे ग्राफ बनाने से। बुक वाले भी बना तो सकते हैं ना, हमें पता तो है इनके ग्राफ्स कैसे बनते हैं, क्योंकि इसकी डोमेन में हमारे पास क्या नहीं आएगा, -2 नहीं आएगा, ऐसे ही है ना। यस मैम। जी मैम। माइनस इन्फिनिट से -2 जी पे मैम। और माइनस इन्फिनिट से -2 पे, -2 से इन्फिनिट के ऊपर हम इसके ग्राफ को ड्रा तो कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो बुक वाले या ऑथर्स हैं वो अवॉइड करते हैं मतलब कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ्स को बनाने से। बना सकते हैं वो, हमने फर्स्ट चैप्टर में बता दिया कि कैसे बनते हैं, पता होना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आगे वो हर फंक्शन के लिए आपसे ग्राफ मांगेंगे। ठीक है, ओके मैम। कुछ नॉन ग्राफ्स हमने डिस्कस किए हैं जो हमारे वेल डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है, या लीनियर फंक्शंस है, या पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं। जहां जहां जरूरत होगी वहां वो बना भी देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एग्जांपल के साथ ग्राफ को डिस्कस किया जाए। बेसिकली तो यहाँ अंडरस्टैंडिंग आपके डेरिवेटिव्स की है, ग्राफ्स की नहीं है। ठीक है, जहां ग्राफ की जरूरत थी वहां उन्होंने हर तरह के ग्राफ बना के दिखाए आप। मैम हो गया ये। अच्छा ओके सर, मैम। वैसे तो मैं सर को भी बता दूंगी, मैं ना फ्राइडे को आप लोगों की क्लास 3:30 से 5 लूंगी। ठीक है, आप लोगों को कोई इश्यू तो नहीं होगा? नो मैम। नो मैम। क्योंकि मेरी 9:30 से 11 जो है ना वो रेगुलर वालों के साथ क्लास है, तो मैंने 11 बजे लाहौर निकलना, मेरे भाई हॉस्पिटल में एडमिट है, तो फिर मैं जाते जाते थोड़ा लेट हो जाऊंगी, तो जाके मैं क्लास लूंगी। ठीक है, ओके मैम। जी मैम ठीक। ओके मैम। ओके मैम। ठीक है बस। ओके, 3:30 से 5 याद रखिएगा आप लोग। मैं बाकी वो ग्रुप में भी इंफॉर्म कर दूंगी उस दिन। ठीक है, अच्छा जी, आप लोगों ने अभी तक नहीं बताया कि एग्जाम्पल हुई या नहीं, इतनी आसान सी तो थी। मैम हो गई है। यस मैम हो गई है। ओके 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 हो गई है। ओके जी। अच्छा, ये कुछ आगे बहुत सिंपल सा काम है, मुझे लग रहा था कि आप खुद करना चाहिए, चले बहरहाल हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये डेरिवेटिव्स के अंदर नोटेशंस हैं कि डेरिवेटिव को कितने वे के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फंक्शंस को बताया था कि फंक्शन कितने वे के साथ रिप्रेजेंट हो सकता है। एफ प्राइम ऑफ एक्स के साथ भी हम अपने डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे वाई के साथ फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वाई प्राइम के साथ उसके डेरिवेटिव को, डेरिवेटिव dy over dx भी लिखा जा सकता है, या df over dx, because this f prime is written as df over dx। इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल डी के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कैपिटल डी हम मोस्टली यूज करेंगे जब हम अपनी आगे आपका जो 5th सेमेस्टर है जिसमें ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, अपने डेरिवेटिव्स को डिफरेंस देंगे ऑर्डनरी के साथ और पार्शियल के साथ, वहां यूज करेंगे। अभी कैलकुलस के अंदर मोस्टली हम कैपिटल डी जो है इससे थोड़ा अवॉइड करेंगे, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है फंक्शन का उसको इसके साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, dx के। dx मींस ये बताएगा कि x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया जा रहा है। ये नोटेशंस मोस्टली हम पार्शियल में यूज करते हैं, क्योंकि वहां हम y की रिस्पेक्ट से भी डेरिवेटिव लेते हैं, x की रिस्पेक्ट से भी डेरिवेटिव यूज करते हैं। वहां फिर जरूरी होता है कि हम मेंशन कर दें कि हमने जो डेरिवेटिव लिया है वो x की रिस्पेक्ट से लिया है या y की रिस्पेक्ट से लिया। सो ये डिफरेंट नोटेशंस हैं जो हम डेरिवेटिव्स के लिए यूज करते हैं। ये d और d over dx are called differential और differentiation operators। ये differentiation operators कहलाते हैं because they indicate the operations of differentiation। ये differentiation के operations को define करते हैं। मीन्स ये बताते हैं कि हमने फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव लिया, अगर d स्क्वायर हो तो हम सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव, d क्यूब हो तो हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स को रिप्रेजेंट करते हैं, which is the process of calculating a derivative। so objective point of view से ये आप देख लें कि इनको क्या बोलते हैं। ओके,
अच्छा जी, अब dy ओवर dx जो है उसको बेसिकली हम लिमिटिंग वे में डिफरेंशिएशन फार्मूला जो भी हमने पीछे ये वाले फार्मूले यूज किए हैं तो हम इसको लिखते हैं लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x। और अगर हम यहाँ पे डेल्टा x की जगह डेल्टा x मींस x माइनस x नॉट, x में से किसी दूसरे पॉइंट का डिफरेंस जो है उसको डेल्टा x से रिप्रेजेंट h अप्रोचेस टू 0 भी हम करते हैं तो उस वक्त जो डेल्टा y है वो हमारा क्या होता है f into x प्लस h माइनस f into x ओवर x माइनस h प्लस x। ओके, सो h की रिस्पेक्ट से भी ये फार्मूला हमारा चेंज हो जाता है। dy ओवर dx है मैम रिपीट करके मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। बेटा ये डेरिवेटिव जो है इस डेरिवेटिव को हम डायरेक्ट डेरिवेटिव भी लेते हैं ना किसी फंक्शन का, जैसा कि लाइक यहाँ पर अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये आपका f of x इसका f प्राइम डेरिवेटिव फाइंड करें तो f प्राइम हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमें बता देती है फौरन से। हम इस रूल को यूज किए बगैर अगर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हम कह देते हैं f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। ऐसा ही है ना, फिर वो हमारा Yes, dy ma'am. ओवर dx क्या होता है 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। अगर हम इस पूरे रूल को फॉलो करेंगे तो इस रूल को फॉलो करके अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो फिर हम ये नोटेशन यूज करते हैं ये वाली, ठीक है। ये नोटेशन हमारी क्या है, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x। अगर यही डेल्टा x जो है वो आपका h में कन्वर्ट हो जाता है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 तो फिर आपका डेल्टा y बेसिकली क्या होता है f into x प्लस h माइनस f into x। ओके, ओके मैम, थैंक यू मैम। और ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के वेज हैं कि अगर डायरेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करना तो फिर हम सिर्फ dy dx लिख लेते हैं। अगर बाय फार्मूला यूज करते हुए आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है फिर आपने ये कंडीशन के साथ मेंशन करनी है। नेक्स्ट हमें जो डेरिवेटिव है वो ये बता रहा है कि हमने किसी पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव को डिस्कस किया है। मींस हम जो पॉइंट जब हम dy ओवर dx लेते हैं 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट है x, आपसे कहा जाए कि x इक्वल टू 1 के ऊपर इसको फाइंड करें तो x स्क्वायर रूट में आपने 1 वैल्यू पुट करनी है। जैसा कि यहाँ पे एक जनरल एलिमेंट रिप्रेजेंट कर दिया गया कि x इक्वल टू a के ऊपर हम डेरिवेटिव फाइंड करें। तो ये डेरिवेटिव हमें बेसिकली बताते हैं कि हमने डेरिवेटिव किसी पॉइंट के ऊपर फाइंड करना है, किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जो आपको गिवन दिया जाएगा। which is a synonym for f prime of a, the vertical bar means evaluate at vertical bar जो है वो बताता है कि इस पॉइंट के ऊपर बेसिकली आप अपना डेरिवेटिव जो है इसको इवैल्यूएट कर रहे हैं। अब फंक्शन f is differentiable at a, नेक्स्ट वो किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव देखना चाह रहे हैं तो उसी को वो डिफाइन करते हैं। अब फंक्शन f is differentiable at a if f prime of a exist, अगर f प्राइम ऑफ a जो है वो एग्जिस्ट कर रहा हो तो हम कहते हैं कि जो फंक्शन है वो इस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है। तो f प्राइम ऑफ a कब एग्जिस्ट करेगा, अगर आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी वेरिएबल के ऊपर और वेरिएबल के साथ साथ उस पॉइंट के ऊपर भी अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हमारा जो डेरिवेटिव है वो भी एग्जिस्ट करेगा। इट इज डिफरेंशिएबल ऑन एन ओपन इंटरवल, ये तो पॉइंट की बात की है कि किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। किसी ओपन इंटरवल के ऊपर फंक्शन हमारा कब डिफरेंशिएबल होता है, ओपन इंटरवल कौन सा ले सकते हैं, ए बी ओपन इंटरवल ले सकते हैं, ए इनफिनिट ओपन इंटरवल ले सकते हैं, माइनस इनफिनिट से ए ओपन इंटरवल ले सकते हैं, या माइनस इनफिनिट से इनफिनिट ओपन इंटरवल के ऊपर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा इफ इट इज डिफरेंशिएबल एट एवरी नंबर इन द इंटरवल। अगर इंटरवल के दरमियान हर नंबर के ऊपर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल हो, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे। तो यहाँ तक जो डेफिनेशन थी वो तो किसी पॉइंट के ऊपर थी फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने की। किसी इंटरवल के ऊपर फंक्शन या ओपन इंटरवल के ऊपर फंक्शन जो है वो हमारा कब डिफरेंशिएबल होता है, जब उस ओपन इंटरवल के दरमियान हर नंबर के ऊपर फंक्शन जो है वो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे। क्लियर है स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 में हम देखना चाह रहे हैं कि व्हेन द फंक्शन डिफरेंशिएबल, वेयर इज द फंक्शन डिफरेंशिएबल, फंक्शन कहाँ डिफरेंशिएबल है। तो सबसे पहले तो हम इस फंक्शन की डोमेन को चेक करेंगे। डोमेन में फिर हम देखेंगे कि कितने डोमेन के कितने पॉइंट्स के ऊपर हमारा ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। तो किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने के लिए साथ साथ हम फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होता है जब उसकी कंटिन्यूटी को हम चेक करते हैं। तो बेसिकली हमारी पहले कंटिन्यूटी जो है वो उस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रही होती है, फिर ही वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। अगर किसी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी फेल हो जाती है तो फंक्शन का डेरिवेटिव भी उस पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता। ये हम देखेंगे आगे सारा। ओके, हमने ये फंक्शन पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स ना। ओके, तो x ग्रेटर देन 0 हो तो हमारा x मॉड जो है वो x के इक्वल होता है हमेशा। x लेस देन 0 हो तो ये हमारे पास माइनस x के इक्वल होता है। ये हमने पीछे डिस्कशन की हुई है। if x is greater than 0 then x mod equal to x and we can choose a small n of that। फिर हम कहते हैं
कि हम अगर h को बहुत स्मॉल चूज कर लें, मीन अगर x हमारा 3 है तो 3.1 पे भी वो 3.1 ही रहेगा, ठीक है। अगर हम एक छोटे से एलिमेंट उसके अंदर या छोटा सा इंटरवल ऐड होती है तो फिर भी ये पॉजिटिव ही रहता है। Therefore, for x greater than 0, x greater than 0 के लिए अगर हम इसको डिस्कस करेंगे तो we have f prime of x, the limit h approaches to 0, x plus h minus x over h. x greater than 0 के लिए ये x plus h mod जो है वो x plus h की फॉर्म में ही ओपन होगा, x जो है वो x की फॉर्म में ओपन होगा, h, ओके। x से x कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h approaches to 0 हमें आंसर 1 देगा, ओके। अच्छा जी, सो f इज डिफरेंशिएबल फॉर एनी x ग्रेटर देन 0। अब हम दूसरी कंडीशन x लेस देन 0 पे चेक कर लेते हैं। x लेस देन 0 के लिए हमारा जो मॉड है वो माइनस की फॉर्म में ओपन होता है, ये हमने पीछे देखा हुआ है। एंड h कैन बी चूजन स्मॉल एनफ दैट स्मॉल सा h अगर हम चूज कर लें और उसके अंदर ऐड कर दें तो फिर भी ये नेगेटिव ही रहेगा। सो x plus h इक्वल टू माइनस x plus h। देयरफॉर फॉर x लेस देन 0 f प्राइम ऑफ x, अब x लेस देन 0 है तो x plus h किस फॉर्म में ओपन होगा, माइनस की फॉर्म में ओपन होगा, ये x भी माइनस की फॉर्म में ओपन होगा, ओके। अच्छा जी, अब इसमें से हम कैंसिल करते हैं तो ये माइनस एच ओवर एच रहता है, दैट इज -1। लेफ्ट डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट डेरिवेटिव, ये भी ध्यान में रखना है आपने। लेफ्ट डेरिवेटिव हमारे पास x ग्रेटर देन 0 के लिए राइट 1 और लेफ्ट की फॉर्म है वो हमें -1 आंसर देगा, मींस हमारी लिमिट चेंज हो रही है। And so f is differentiable for any x less than 0। अभी तो हमने कंडीशन चेक की ग्रेटर देन 0 के लिए, लेस देन 0 के लिए, अब x इक्वल टू 0 के लिए भी हम इसको देख लेते हैं। तो ग्रेटर देन 0 के लिए डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, लेस देन 0 के लिए भी एग्जिस्ट करता है, चेक हमने करना है 0 के लिए। फॉर x इक्वल टू 0 वी हैव टू इन्वेस्टिगेट f प्राइम ऑफ 0 इटसेल्फ। 0 के ऊपर डेरिवेटिव हम चेक करना चाहते हैं, सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, जहां-जहां x था वहां 0 पुट कर दें, ओके। अच्छा जी, 0 प्लस h माइनस 0 ओवर h, ये आ गया h ओवर। अब दो कंडीशंस हैं, जब 0 के ऊपर आपने उसके डेरिवेटिव को देखना है तो 0 के ऊपर सबसे पहले तो हम लिमिट की कंडीशन चेक करेंगे। सो 0 के राइट लिमिट को डिस्कस करेंगे और 0 के लेफ्ट लिमिट को डिस्कस करेंगे, ओके। Let us compute the left and right limits separately। 0 के ऊपर लेफ्ट और राइट लिमिट्स को सेपरेटली हम चेक करते हैं। जब हम 0 प्लस की बात करते हैं, 0 प्लस की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव फॉर्म में ओपन होगा, h ओवर h की फॉर्म में, आंसर 1 देगा। और जब 0 माइनस के ऊपर हम इसको डिस्कस करते हैं तो ये -1 दे रहा है। इट मींस हमारी राइट और लेफ्ट लिमिट इक्वल नहीं है। सिंस दीस लिमिट्स आर डिफरेंट, प्राइम ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। 0 के ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। Thus f is differentiable at all x except 0। 0 के अलावा हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। x ग्रेटर देन 0 के लिए उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, x लेस देन 0 के लिए डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, लेकिन 0 के ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है। क्यों कंटीन्यूअस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक कस्प आ गया है, यहाँ पे हम आ गया है। जब भी आ जाता है तब हमारा फंक्शन जो है वो कंटीन्यूअस नहीं रहता। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम। कंटीन्यूअस Yes, ma'am. तो फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओके। तो इसी फंक्शन को फार्मूला फॉर एफ प्राइम इज गिवन बाय एफ प्राइम के लिए अब उसने एक फार्मूला डिफाइन कर दिया, वही एफ प्राइम जो हमने ऊपर फाइंड किया। एफ प्राइम जब हमने पॉजिटिव के लिए फाइंड किया था तो 1 था, नेगेटिव के लिए फाइंड किया तो -1 था। उसको एक वो स्टीम वे में लिखना है, स्टीम वे में लिखना है प्राइम ऑफ x इक्वल टू 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0, -1 if x is less than 0। मीन जब हम f प्राइम का ग्राफ बनाएंगे तो ग्रेटर देन 0 के लिए वो हमें 1 आंसर दे रहा है, लेस देन 0 के लिए वो हमें -1 आंसर दे रहा है। इटसेल्फ 0 के ऊपर हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं था। So a formula for f prime is given by, and its graph is shown in figure 5b. The fact that f prime of 0 does not exist is reflected geometrically in the fact that the curve does not have the tangent line at 0 0, क्योंकि 0 0 के ऊपर हमारी टेंजेंट लाइन ड्रा नहीं हो रही। हमारे पास यहाँ पे हम आ चुका है, बेंड आ चुका है, और जब भी बेंड या हम हो तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं रहता। कंटिन्यूअस ना हो तो उसकी डेरिवेटिव उस पॉइंट के ऊपर कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। Both continuity and differentiability are desirable properties for the functions to have. The following theorem shows how these properties are related. If f is differentiable at a, then f is continuous at a। ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है कंटिन्यूटी के अंदर कि अगर फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल हो तो वो उस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस होता है, बट कन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। मींस
कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। अगर फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल हो तो वो मस्ट कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो किसी पॉइंट पे तो जरूरी नहीं है कि वो उस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल हो या ना। सो दैट्स द प्रूफ ऑफ दिस। इसको जरा पढ़े सारे स्टूडेंट्स और बताएंगे कि समझ आ गई है नहीं तो मैं डिस्कस करती हूँ। 5 मिनट है, 5 मिनट तक आप इस सारे प्रूफ को एक दफा देख लें, बहुत इजी है। प्रूफ क्या है बेसिकली कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे देन एफ इज कॉन्टिन्यूअस है, तो ये मस्ट है कि वो उस पे कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है वो डिफरेंशिएबल हो। अभी हम कन्वर्स की तरफ नहीं जा रहे, हमने सिर्फ ये देखना है कि किसी पॉइंट के ऊपर अगर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होता है तो वो मस्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उस पॉइंट के ऊपर। किसी भी पॉइंट से समझ ना आए तो आप लोग बता दीजिएगा, फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। जस्ट हमने आपका फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, उस पर कंटिन्यूटी आपने चेक करनी है। मैम आप समझाते समझ नहीं आ बेटा आप लोग कुछ खुद अपना थोड़ा सा दिमाग खोलें, इतना मुश्किल नहीं है। मैं वैसे भी ऐसी चीज नहीं देती आप लोगों को करने को जो आपकी समझ में ना आए। थोड़ा सा फोकस किया करें। अब देखें, मैं जरा इधर अपनी स्टेटमेंट के ऊपर फोकस करें। स्टेटमेंट क्या कह रही है? फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा इफ f is differentiable at a then f is continuous at a। अगर फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है देन वो उस पे कंटीन्यूअस होगा। तो हमने प्रूफ क्या करना है? कंटिन्यूटी की कंडीशन को सेटिस्फाइड करना है। ओके, तो कंटिन्यूटी की जो थर्ड कंडीशन है वो यही होती है, क्योंकि हम कहते हैं अगर हम थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दें तो बाकी दोनों जो पहली है वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड हो जाती हैं हमारी। यही है कंटिन्यूटी की कंडीशन थर्ड। यस मैम। Yes, ma'am. टू प्रूव दैट एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट ए, ये प्रूफ देन के बाद हमेशा जो होता है वो आपने प्रूफ करना होता है। टू प्रूव दैट एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट ए वी हैव टू शो दैट एफ को कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करने के लिए हमने सिर्फ यही शो करवाना है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। We do this by showing that the difference f of x minus f of a approaches 0। ये हम कब उसने कहा है कि शो कर सकते हैं? जब हम इस डिफरेंस को 0 को अप्रोच करवा दें। ओके, द गिवन इंफॉर्मेशन इज दैट, जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन हमारा क्या है? डिफरेंशिएबल है। दैट इज, ये डेफिनेशन हमारी गिवन है हमारे पास कि ये ए के ऊपर हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। ये हमें गिवन है। f prime of a is equal to limit x approaches to f of x minus f of a over x minus a। exist, ये exist करता है या given है। to connect the given and the unknown we divide and multiply f of x minus f of a by x minus a। उसने कहा है कि हमारे पास हम सिर्फ इस चीज से ये वाला एक पॉइंट उठाते हैं और इसको क्या करेंगे? x माइनस ए और x माइनस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। बेसिकली हम इसी पे दोबारा आएंगे। हमने इस कंडीशन के लिए जस्ट इसमें से एक ये पॉइंट उठा लिया, इसको x माइनस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। Then by using product law we can write it as उसने कहा product law को अगर यूज करें तो हम लिख सकते हैं limit x approaches to a f of x minus a। अब लिमिट हमारे पास प्रोडक्ट फंक्शंस के मुताबिक अगर किसी फंक्शन के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट हो और दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो तो दोनों पे सेपरेट फॉर्म में अप्लाई होती है। तो हम पहले इतने फंक्शंस के ऊपर लिमिट को लिख देंगे और साथ इस फंक्शन के ऊपर लिमिट जो है वो अप्लाई कर देंगे। सो लिमिट x अप्रोचेस टू, जब यहाँ पे a को अप्रोच करेगी तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये हमारी डेफिनेशन जो है ये हमारे पास गिवन थी, दैट इज f प्राइम ऑफ a equal to 0। So limit x approaches to a f of x minus f of a equal to 0, it means that limit x approaches to a f of x equal to f of a। यही आपने बेसिकली प्रूफ करना। क्लियर है स्टूडेंट्स? जी मैम। ठीक है, इसको इस तरह से कर सकते हैं, उस तरह से भी उसने डेफिनेशन दे दी है। लिमिट x अप्रोचेस टू f of x में f of a को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो उसके बाद इतने पॉइंट के ऊपर हम लैदा से लिमिट अप्लाई कर देते हैं, इसके लैदा से लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो ये f of a है प्लस 0 है, दैट इज f of a। दोनों फॉर्म्स में आपका लिमिट x अप्रोचेस टू f of x जो है वो किसके इक्वल आ जाता है? f of a के इक्वल। देयरफॉर f इज कंटीन्यूअस एट a। हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है हमारा कंटीन्यूअस है एट a पे, तब जब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? मैम ये इन दोनों में से एक मेथड यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली प्रेफर करते हैं क्योंकि हमारे पास डेरिवेटिव की कंडीशन गिवन दी हुई है तो आपने उसको यूज करना है। ठीक है,
उसको यूज करने के बाद वो दूसरी फॉर्म में भी उसको लेके आए हैं, ये लास्ट में आपने यूज करनी है इसके अंदर, क्योंकि ये हमारे पास गिवन डेफिनेशन है ना, इसको हम स्किप नहीं कर सकते इसमें से, ठीक है। ओके मैम। The converse of theorem 4 is false, that is there are functions that are continuous but not differentiable. Converse जो है वो true नहीं है, false है, क्योंकि अगर function जो है वो continuous हो तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो, बस एग्जांपल्स की फॉर्म में वो डिफरेंशिएबल हो भी जाता है, नहीं भी होता, लेकिन हम यही कहते हैं कि द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। फॉर इंस्टेंस द फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x mod इज कॉन्टिन्यूअस एट 0, ये फंक्शन उसने कहा जब हमने 0 के ऊपर देखा तो इसकी कॉन्टिन्यूटी थी, बिकॉज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f of x इक्वल टू 0। लिमिटिंग वैल्यू में भी आंसर 0 था, इटसेल्फ पार्ट के ऊपर भी आंसर 0 था, तो कंटीन्यूअस था, लेकिन हमने देखा कि इसका डेरिवेटिव 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे था स्टूडेंट्स। यस मैम। Yes, ma'am. बट इन एग्जांपल नंबर 5 वी शो दैट f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0। सो अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो या ना हो, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो ये मस्ट होता है कि वो कंटीन्यूअस होता है। How can a function fail to be differentiable? कब हमारे functions जो है वो differentiable नहीं होते, fail हो जाते हैं, तो कुछ situations होती हैं हमारे पास, उनको हम step by step discuss करते हैं। स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ वर्बली भी कि पहला, किसी भी ग्राफ के अंदर कोई कॉर्नर आ जाता है, कोई बेंड आ जाता है, कोई खम आ जाता है, कोई कस्प आ जाता है, तो हमेशा फंक्शन डिफरेंशिएबल होने में फेल हो जाता है। सो यहाँ पे आपको एक कॉर्नर नजर आ रहा है, यहाँ आपका फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जंप डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, जब भी जंप डिसकंटिन्यूटी आ जाए तब भी आपका फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। वर्टिकल टेंजेंट जिस भी पॉइंट के ऊपर ड्रा हो जाए उस पॉइंट के ऊपर भी आपका फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। लाइक फिगर नंबर 6 में भी आपको एक वर्टिकल टेंजेंट नजर आ रही है, तो इसके अलावा बहुत सारी टेंजेंट्स हैं, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, नॉन वर्टिकल नॉन हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स हैं, लेकिन जहां पर भी आपकी एक वर्टिकल टेंजेंट ड्रा हो जाती है वहां पर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं रहता। सो ये सारी डिस्कशन इसके अंदर भी उसने की हुई है, वो हमने वैसे बता दिया, तो इसको पढ़ के भी देख लेते हैं। अच्छा जी, फंक्शन y is equal to x mod in example number 5 is not differentiable at 0। 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं था क्योंकि यहाँ पे एक वर्टिकल टेंजेंट ड्रा हो रही है। ओके, तो जब भी वर्टिकल टेंजेंट होती है फंक्शन कभी भी आपका डिफरेंशिएबल नहीं होता। आवाज आ रही है ना मेरे स्टूडेंट्स आप लोगों को? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. So in example number 5, function is not differentiable at 0 and figure 5a shows that its graph changes direction। figure 5a कौन सी है हमारे पास? 5a ओके। अच्छा जी, 0 पे इसका ग्राफ जो है वो अपने डायरेक्शंस जो है वो भी चेंज कर रहा है, ठीक है। shows that its graph changes direction abruptly when x is equal to 0। 0 के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन इन जनरल इफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ हैज द कॉर्नर और द किंक इन इट। अगर कॉर्नर आ जाए, किंक आ जाए, इसको कस्प बोलते हैं या बेंड बोलते हैं या खम बोलते हैं, ये बार बार हम आगे पढ़ेंगे, तो फिर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। देन द ग्राफ ऑफ एफ हैज नो टेंजेंट एट दिस पॉइंट, फिर उस पॉइंट के ऊपर कोई भी टेंजेंट ड्रा नहीं हो सकती। ओके, and f is not differentiable there, वहां पे function differentiable भी नहीं रहता। In trying to compute f prime of a we find that the left and right limits are different। हम जैसे ही f prime को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं हमारी लेफ्ट और राइट लिमिट जो है वो डिफरेंट हो जाती है। लेफ्ट राइट लिमिट डिफरेंट हो जाए तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं रहता, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता उस पॉइंट के ऊपर। ओके, अच्छा जी, theorem 4 gives another way of a function not to have the derivative। It says that if f is not continuous at a then f is not differentiable है। theorem 4 में भी हमने डिस्कशन की है कि अगर फंक्शन continuous ना हो किसी पॉइंट के ऊपर तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होता। सो एट एनी डिसकंटिन्यूटी, फॉर इंस्टेंस जंप डिसकंटिन्यूटी, किसी भी डिसकंटिन्यूटी की सूरत में, जैसा कि अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी की ही, तो भी फंक्शन जो है वो फेल हो जाता है डिफरेंशिएबल होने से।
A third possibility is that the curve has the vertical tangent line when x equal to a, that is f is continuous at a and limit x approaches to f prime of x mod equal to infinite. अगर कहीं पर भी vertical tangent ड्रा हो जाती है तो भी फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव फेल हो जाता है, डेरिवेटिव इन्फिनिट की तरफ अप्रोच कर जाता है. This means that the tangent lines become steeper and steeper as x approaches to it. जो हमारी tangent line है वो मज़ीद steep हो जाती है, सीधी होती जाती है जैसे ही x जो है वो इसको अप्रोच करता है. Shows one way that this can happen. Figure 7c shows another. Figure 7 illustrates the three possibilities that we have discussed. ये three possibilities हैं जिसको already मैंने discuss कर लिया. तो ये ग्राफिंग कैलकुलेटर के जरिए भी उसने बताया इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जब भी इस तरह की सिचुएशंस राइज होती हैं तब हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता. इसको मज़ीद डिटेल के साथ हम चैप्टर नंबर 3 या 4 के अंदर डिस्कस करेंगे. अच्छा, हायर डेरिवेटिव्स हैं, जैसे हमने भी सिंपल डेरिवेटिव्स डिस्कस किया तो हायर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आपके हायर डेरिवेटिव्स. इनको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हमको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं. ये आपका एफएससी का काम है, आपने देखा होगा. If f of x equal to x cube minus x, then find and interpret f double prime. Find out करना है आपने. तो f से आप f प्राइम इजीली फाइंड कर सकते हो. फिर f प्राइम, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो डेरिवेटिव होता है वो इटसेल्फ एक फंक्शन होता है, ठीक है. तो पहले आपने f से f प्राइम फाइंड करना है, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 1. फिर उस f प्राइम से आपने f डबल प्राइम फाइंड आउट करना है. ओके, तो फाइंड आउट करें. 6x आएगा, चेक करके देख लेंगे यही आ रहा है आप लोगों को, ठीक है. जब आपने f डबल प्राइम फाइंड करना तो यहाँ क्या आ जाएगा, f प्राइम आ जाएगा. ओके, f प्राइम क्या था हमारा 3x स्क्वायर, तो 3x प्लस h स्क्वायर माइनस 1. ओके, सॉल्व करेंगे तो ये 6x आ जाएगा. क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम. जी मैम. f का ग्राफ लिया है तो f का ग्राफ हमारे पास इस फॉर्म में है. इस f के ग्राफ को देखते हुए हमने जब f प्राइम फाइंड किया था तो पीछे हमने देखा था कि उसका ग्राफ एक पैराबोला है. और जब हमने तीसरा f डबल प्राइम फाइंड आउट किया तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, x में से जो 0 में से पास करते हुए गुजरी है, क्योंकि जब x 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा. 0 पे 0 है, उसके बाद 1 पुट करेंगे तो ये 6 को क्रॉस कर रहा है, माइनस 1 पुट करेंगे तो ये माइनस 6 को क्रॉस करते हुए एक स्ट्रेट लाइन जा रही है. ये तीनों ग्राफ्स जो है उनका कंपैरिजन आप किया. उसके बाद थर्ड डेरिवेटिव है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं तो उसमें थर्ड की सिचुएशंस भी उसने डिस्कस किया. ये जेर्क वेलोसिटी एक्सेलरेशन से रिलेटेड टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इन सारी सिचुएशंस को. ये एक सिंपल सा फंक्शन है, उसमें वही जिसको हम बार बार डिस्कस करें, उसमें आपने 3 ऑर्डर और 4 ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करना है. तो 3 ऑर्डर का हमारे पास 6x था, 4 ऑर्डर का फाइंड करेंगे तो वो सेकंड ऑर्डर का फाइंड किया था तो 6x था, 3 का फाइंड करेंगे तो 6 है, 4 पे जाएंगे तो वो 0 हो जाता है. ये थोड़ी सी डेफिनेशंस डिस्कस की हुई हैं, सिंपल सी हैं, ये आप लोग पढ़ सकते हैं. एक्सरसाइज 2.8 की आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर आप 3 करेंगे. इसका आप क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे आप इसका. क्वेश्चन नंबर 41, 43 करेंगे. बस यही तक कीजिएगा आप लोग, ठीक है. और क्वेश्चन नंबर आपने करना है इसमें से 64, 63. क्लियर है स्टूडेंट्स? मैम 64 के बाद 63 Yes, ma'am. 63 and 64. ओके, ओके मैम. ओके मैम.
अब की चूंकि फिजिकल क्लासेस नहीं है, अगर होती तो रिव्यू होता है आपका चैप्टर नंबर 2, सारे को रिव्यू करके सारी एक्सरसाइजेज में से कुछ क्वेश्चन जो है वो इसमें डाल देते हैं। तो इरादा है करने का? नो मैम। अच्छा आप ना करें, एक ये काम करना है, ये बस ट्रू फॉल्स चेक करने हैं आपने, ठीक है? ये आप वर्बली चेक कर लेंगे। ओके, 1 से लेके 26 तक ट्रू फॉल्स आपने इसमें से चेक करने हैं। ओके ओके मैम। की तरफ हम नहीं जाते क्योंकि सॉल्व करने वाले प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स ये भी जरूरी नहीं है हमारे लिए। चैप्टर नंबर 3 है डिफरेंशिएशन रूल्स। मुझे याद आ रहा है कि मैंने कुछ दिया था काम इसमें से आपको। नो मैम, नहीं दिया था मैम। आपने कहा था कि आप ये ना देख लेना खुद ही, मतलब वो मैं एफएससी की बुक में से, एफएससी की बुक में से, मतलब इसकी ओके नहीं देखा तो हम देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। सिंपल, बहुत ही सिंपल सा है। डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलिनोमियल्स है एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं। पॉलिनोमियल्स के और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को वो डिस्कस कर रहे हैं। ओके तो मैं भी पढ़ती हूँ, साथ साथ आप भी देखें। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, लेट्स स्टार्ट द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल फंक्शंस। सबसे पहले उसने कहा कि हम एक सिंपल सा फंक्शन, जो सारे फंक्शंस में से सिंपल है, उसको डिस्कस करते हैं। द कांस्टेंट फंक्शन f of x equal to c, the graph of this function is the horizontal line y is equal to c which has slope 0, so we must have f prime of x equal to 0। ये फंक्शन f of x equal to c है। c आपका कोई भी कांस्टेंट उसने डिस्कस कर लिया है, ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। अच्छा जी, हम इसको अगर 2 लिख लेते हैं तो ये 2 के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन है। अब वो बता रहा है कि जो स्लोप है वो जहाँ पे 0 है। तो फ्रेंड्स आपने मुझे बताना है कि वाई दिस फंक्शन है स्लोप 0, क्यों इस फंक्शन का जो स्लोप है वो 0 है। क्योंकि मैम यहाँ पे टेंजेंट नहीं ड्रा किया जा सकता। यहाँ पर अगर आप टेंजेंट को भी ड्रा करेंगे तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, जब भी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट ड्रा होती है तो स्लोप क्या होता है? 0 0 0 होता है। क्लियर है? ठीक है जी मैम। this function is the horizontal line y is equal to c which has slope 0, so we must have f prime of x equal to 0। तो जब भी constant functions को डिस्कस करेंगे उसका डेरिवेटिव, वैसे भी आपको पता है कि जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हो तो वो constant function का क्या होता है? 0 होता है। The reason behind is that कि यहाँ पर एक horizontal tangent ड्रा होती है और जब भी horizontal tangent ड्रा होती है तो function का जो डेरिवेटिव है वो हमेशा 0 होता है। See figure 1, a formal proof from the definition of the derivative is also easy। formal definition, by definition हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करें तो वो भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो f into x plus h, c के अंदर आप कुछ भी ऐड कर दें तो वो c ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, c minus c over h, so this was this। क्योंकि वेरिएबल के अंदर h ऐड हो रहा है तो ये तो वेरिएबल ही नहीं है, ये तो एक कांस्टेंट है, तो ये एज इट इज रहेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? In Leibniz notation we write this rule as follows। Leibniz notation में अगर हम देखें तो derivative of constant functions can be written as। उसके बाद उसने पावर फंक्शन को डिस्कस किया है। पावर फंक्शन में we next look at the function f of x equal to x power n where n is the positive integer and positive integer हो सकता है। Okay, if n is equal to 1 then the graph of function x is the line। अगर n की पावर 1 हो तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, 2 हो तो पैराबोला है, 3 हो तो फिर क्यूब के, 4 हो तो पैराबोला, 3 5 7 हो तो वो भी हमने ग्राफिकल अप्रोचेस देखी है, इस टाइप की बनती है। ओके तो अगर n को वो 1 ले रहे हैं तो ये हमारे पास ग्राफ ऑफ फंक्शन f of x equal to x is the line y is equal to s which has slope 1, जिसका स्लोप जो है वो आपके पास 1 है, because डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1। इसका डेरिवेटिव जो है वो आपके पास 1 है, तो डेरिवेटिव बेसिकली आपका स्लोप होता है। उसके बाद एक्स स्क्वायर को ले लिया है, एक्स क्यूब को ले लिया है, तो एक्स स्क्वायर का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 2x होता है, एक्स क्यूब का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 3x होता है। फाइन इज इक्वल टू 4, वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव x4 एज फॉलोस। x4 का डेरिवेटिव वैसे तो आपको पता है 4x क्यूब ही होता है। अगर आप डायरेक्ट अगर बाय डेफिनेशन आप इसको फाइंड करना चाहें तो आप बाय डेफिनेशन भी इसको फाइंड आउट करके लेके आ सकते हैं, कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम।
यस मैम। ओके, अब हमने कुछ डेरिवेटिव की इस डेरिवेटिव को जब हमने फाइंड किया ना पावर फंक्शन को, तो हमने इसकी एक जनरलाइजेशन दे दी है। हम देखते हैं कि जब x स्क्वायर है तो ये 2 इधर आ जाता है और यहाँ एक पावर कम हो जाती है। इसी तरह अगर x क्यूब है तो 3 पहले आ जाता है, यहाँ एक पावर कम हो जाती है। इसी तरह जब हमने x की 4 लिखा तो 4 पहले आ जाता है और यहाँ x में एक पावर कम हो जाती है। तो इस फार्मूले को हम जनरलाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग डेफिनेशन। हम जब जनरलाइज करते हैं तो हम कहते हैं कि जब भी x की पावर n हो तो ये n इधर आ जाएगा और यहाँ एक पावर हमारी कम हो जाती है, दैट इज n into x minus x की पावर n minus 1 if n is the positive integer। अगर n पॉजिटिव इंटीजर हो तो फिर हम जनरलाइजेशन दे सकते हैं कि x की पावर n का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, n into x की पावर n minus 1 इंच। यहाँ पे एक पावर कम हो जाती है। तो इस फार्मूले का, पावर फार्मूले का आगे प्रूफ दिया हुआ है, इसको देख लें, कहीं समझने की जरूरत है तो पूछ लें, अदरवाइज इसकी जनरलाइजेशन है, इसको जरा देखें सब्सट्रैक्ट्स और पढ़ें। समझ में आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा 5 मिनट तक। इसको प्रूफ किया हुआ है बेसिकली इस फॉर्म, ठीक है। मैम ये प्रूफ पेपर में आ जाते हैं? जब भी फिजिकल बेटा जिसका पेपर है वो छोड़ जाए क्लास में, पेपर दे लें अपना पहले। ओके, तो ये हो जाएंगे ना ये एग्जांपल आप लोगों से? जी मैम हो जाएगा। यस मैम हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 है, डिफरेंशिएट करें f of x equal to 1 over x square y is equal to स्क्वायर की पावर 1/3 को। तो ये आप इजीली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। f प्राइम ऑफ x की पावर -2 आ जाएगा, -2 ओवर x क्यूब आ जाएगा। इसको जब आप करेंगे तो ये x की पावर 2/3 आ जाएगा और देखें तो ये आपके पास ये पावर फंक्शंस ही हैं बेसिकली, दोनों बन जाते हैं। फिर उसके बाद उसने इसके स्टेप बाय स्टेप जो है वो डेरिवेटिव्स जो है या ग्राफ जो है वो डिस्कस किए हुए हैं। तो y का ग्राफ जो बनता है 0 के ऊपर हमारे पास ये कॉर्नर दे देता है क्योंकि 0 पे इनफिनिट है। फंक्शन का ग्राफ, उसके डेरिवेटिव का जो ग्राफ है वो ये फॉर्म में जा रहा है क्योंकि डेरिवेटिव है -2 ओवर x क्यूब, 0 के ऊपर ये है हमारे पास डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ हम लेफ्ट डेरिवेटिव की ओके बेटा लगा दूंगी ठंडे साहब। यहाँ हम लेफ्ट डेरिवेटिव की बात करेंगे, यहाँ राइट डेरिवेटिव की बात करेंगे और लेफ्ट डेरिवेटिव में भी 0 के ऊपर हमारा डेरिवेटिव फंक्शन जो है वो एक हमारे पास वर्टिकल असिम्प्टोट्स दे रहा है, बट क्योंकि वर्टिकल फॉर्म है वो इनफिनिट को क्लोज कर रहा है। सो ये कुछ इसकी ग्राफिकल अप्रोचेस हैं। उसके बाद find an equation of the tangent line and the normal line to the curve at the point 1 1 illustrate by graphing the curve and these lines। तो जो नॉर्मल होती है वो हमेशा टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन होती है, उसका स्लोप -1 ओवर m के साथ रिप्रेजेंट होता है, कुछ पता होगा आपको। सो ये हमारा फंक्शन गिवन है y is equal to x into square root of x। तो सबसे पहले आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव फाइंड करना है आपके इस पॉइंट के ऊपर, 1 पॉइंट के ऊपर आपने डेरिवेटिव या स्लोप फाइंड करना है। फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, उस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। So the derivative of f of x equal to x into x की पावर 1/2 x की पावर 3/2 is 3/2 square root of x। So the slope of the tangent line है 1 1 is 1 के ऊपर आप इसके स्लोप को देखेंगे तो 3/2 आ रहा है। Therefore an equation of the tangent line is tangent line की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, y minus y1 m into x minus x1। तो m हमारा क्या है 3/2 है और y is equal to 3/2 x minus 1/2। ये तो हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। The normal line is perpendicular to the tangent line। ये हमारी tangent line है, इसके ऊपर हमने अपनी नॉर्मल ड्रा की है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के ऊपर। The normal line is perpendicular to the tangent line, so its slope is the negative reciprocal of 3/2, that is m is equal to -1 over m। तो 3/2 क्या हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। Therefore an equation of normal line is y minus y1 -1 over m into x minus x1। That is this we graph the curve and tangent line and normal। सबसे पहले इसमें क्या कर्व जो है, ये वाली जो कर्व है इसका ग्राफ ड्रा किया है जो कि हमें ये नजर आ रहा है। उसके ऊपर उसपे 1 1 पॉइंट के ऊपर उसने उसकी टेंजेंट लाइन ड्रा की है और उसके बाद उसी पे एक नॉर्मल लाइन। क्लियर है मैम? काफी आगे है मैम, काफी है। यस मैम। आप अपना काम भी तो ले लेना जो आपने करना है। मैम ये आपका नहीं है, आपने खुद करना है, जो थोड़े थोड़े हम खुद करेंगे ना जी मैम। वो
पर आपने कहा नहीं है, मतलब क्वेश्चन 2.8 के भी हम करेंगे फिर। और ये एग्जांपल्स भी तो करनी है मैम। यस मैम। अच्छा, आप लोग बड़े तेज हैं ना? अच्छा जी, आपने करना क्या है, आपने 3.1 सारी ऊपर तक देख के आनी है, ठीक है। डिस्कस मैं वो करूंगी जो आपको समझ नहीं आएगा इसमें से, ठीक है। ओके मैम। तो मैं बेसिकली नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी 3.2 को। आपने 3.1 को पढ़ लेना है, कोई प्रॉब्लम हुआ तो सिर्फ वो डिस्कस करेंगे हम, उसमें से टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो 3.2 है, ठीक है ना। मैम 3.1 के कौन से करने हैं क्वेश्चंस? सारे करने हैं? क्वेश्चंस नहीं उसके करने हैं, अपने क्वेश्चन से ऊपर तक जो एग्जांपल्स है वो एक दफा रीड आउट करनी है सारी। ओके मैम। जी मैम ठीक है। तो अभी तो आपके 15 मिनट पड़े हैं, अभी आपने करना क्या है? मैम जी मैम इससे पहले भी लेक्चर था ना, वो जरा बोरिंग था, तो इस वजह से थक गए हैं। आप दूसरे टीचर को कहते हो कि फलां का लेक्चर बोरिंग था, फलां को कहते हैं फलां का लेक्चर बोरिंग। नो मैम। चले अच्छी तरह पढ़ा करें, ठीक है।